दिक्कत हो रही है? रिकॉर्डिंग कर रहा होता है क्या ये? अभी फिर गायब हो गया था, ले लिया था उसने। देखिए, ये कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स के शेप में कंटेनर है। डायमेंशंस LBH मार्क्ड है। इसमें आपने लिक्विड प्लेस किया है और लिक्विड प्लेस किया है Y हाइट तक, बाकी एम्प्टी है। अब आप इस कंटेनर को मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली विद एक्सलरेशन A। तो सवाल यह है कि A का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो जिससे कि ये लिक्विड स्पिल करके बाहर ना आ जाए। देखिए, इस बात का डर तो है ही कि जब आप कंटेनर को हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे विद सम एक्सलरेशन तो लिक्विड का फ्री सरफेस फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल ना हो के यू इंक्लाइंड होगा, और जब ये ऐसे इंक्लाइंड होगा तो ये इंक्लाइनेशन एंगल बड़ा और बड़ा और बड़ा हो सकता है यदि आप कह लेंगे ए का जो वैल्यू है आप बढ़ाते जाएं। लेकिन आप ए का वैल्यू एक सर्टन लिमिट से ज्यादा ना करें, क्योंकि ये इस तरह से लिक्विड लेवल यूं उठता है एंगल बढ़ने से। तो ज्यादा से ज्यादा कितना उठना चाहिए? ये हाइट h के बराबर। उससे ज्यादा उठा तो लिक्विड इधर से ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन ए क्या होगा, यही सॉल्व करने की 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमें ये सोचना था कि यदि ये कंटेनर जो है देखिए, पहले हम ये मान के चले कि लिक्विड बिल्कुल ऐसा हो जाता, यहां टॉप यहां कॉर्नर, यानी बिल्कुल फ्री सरफेस डायगनली हो जाता, तो कितना वॉल्यूम होता ये डिसाइड करेंगे, तब वहां से आगे बात बढ़ेगी। यदि इसके वॉल्यूम की बात करें, 3D फिगर है, ये तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एरिया लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर ये डेप्थ ऐसे होगा, 3D फिगर वहां से रिलेट करिए, डेप्थ कितना होगा B, तो ये एरिया जो ट्राइंगल का है इंटू B कर दें तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। बाकी ये तो है कि ये L है, ये H है, तो यहां जो वॉल्यूम होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और फिर डेप्थ आपका B, यानी ये वॉल्यूम है LBH/2। यहां पे वॉल्यूम कितना है जो इन्होंने दिया है? ये है LBY। अब हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटी है। क्या है? LBY इस LBH/2 के बराबर हो तो क्या होगा? ये LBY LBH/2 से छोटा हो तो, कम हो तो क्या होगा? और वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज्यादा हो तो क्या होगा? ये 3 पॉसिबिलिटी है। जैसे यहां पर आपसे कहा जाए कि हम पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, इफ LBY इक्वल्स टू LBH/2, यानी y इक्वल्स टू कितना? H/2। यदि ऐसा है
तो खैर इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। जब यही है तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इतने एक्सप्लोरेशन से हम इसे मूव करें कि कंडीशन यही हो जाए जो फिगर में दिख रहा है कि बस मैक्सिमम ए की बात हो रही है। मैक्सिमम ए की बात करेंगे तो लिक्विड ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा और फिर आप कह लेंगे कि ये एंगल यदि थीटा है तो हम लोगों को पता है कि tan थीटा होगा a बाय जी। लास्ट टर्न पे देखा था हम लोगों ने। लेकिन यहां पर जो आप देखें कि ये ट्राइंगल जो बना है इससे tan थीटा क्या दिख रहा है, इससे tan थीटा दिख रहा है h बाय एल और आप करें ये आ रहा है a बाय जी। यानी हम ये कह लेंगे कि a कितना होना चाहिए h बाय एल इंटू जी और ये a का मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे क्यों? यदि नियम से देखें तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो tan थीटा है ये h बाय एल या इससे क्या होना चाहिए छोटा। इनइक्वलिटी की बात करें यहां तक चढ़े या इससे क्या रहे कम रहे, यही कहना चाहिए ना। लेकिन हमने यहां पे इक्वल टू लिया क्योंकि मैक्सिमम ही सॉल्व करना था और इस तरह से कह लेंगे a का मैक्सिमम वैल्यू आएगा h बाय एल इंटू जी। लेकिन ये कब सही है? जब ये जो y है ये h बाय 2 के बराबर है, तब ये आया सॉल्व होके। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि ये जो y है ये लेस देन h बाय 2 है, क्या सिचुएशन बनेगा? मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन है, लिक्विड यहां तक तो चढ़ना ही है क्योंकि उसके बाद और ऊपर चढ़ा तो हमें डर है कि ये ओवरफ्लो कर जाएगा। तो देखिए मैं बिना समझाए फिगर बनाता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस तरह से होना चाहिए लिक्विड? इस बार कहेंगे इस तरह से क्यों होना चाहिए? जो पहले फिगर था ऐसा, ये होने के लिए लिक्विड का वॉल्यूम जो होना चाहिए था ये होना चाहिए था एल बी एच बाय 2, उसके लिए y होना था h बाय 2। लेकिन इस बार तो y h बाय 2 से क्या है कम है। अब यदि y h बाय 2 से कम है यानी ऐसे जो वॉल्यूम होना था उस वॉल्यूम से अभी वॉल्यूम की अवेलेबिलिटी ही कम है, तो ये वाला सिचुएशन तो हो ही नहीं पाएगा। यदि टॉप तक चढ़ना है, क्यों चढ़ना है? क्योंकि ए मैक्सिमम लेना है, तो यहां तक आते आते रुक जाए तो उसके लिए ये वाला जो एंड था ऐसे ये इधर शिफ्ट होगा जिससे कि ये वॉल्यूम जो हमें चाहिए था वो तो मिला नहीं, उससे तो कम मिला है। तो फिगर इस तरह से कुछ बनेगा। जब फिगर इस तरह से बनेगा तो देखिए हम यहां फिर कह लेंगे कि ये जो एंगल होगा थीटा, फिर वही tan थीटा क्या होना है a बाय जी। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन है तो आपको ये कहना होगा कि ये डिस्टेंस x है और ध्यान रहे कि ये x हमें पता नहीं है। कैसे पता करें? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जो वॉल्यूम दिया था और जो वॉल्यूम अब है, क्योंकि लिक्विड तो ओवरफ्लो होके बाहर आया नहीं है तो वॉल्यूम तो वही होना चाहिए। बताइए इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? ये ट्राइंगल का लिखेंगे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गया। डेप्थ तो वही b है, जबकि आपको दिया कितना है ये वॉल्यूम एल बी वाई, यही तो दिया है। तो ये वॉल्यूम अब हो गया हाफ एच एक्स बी और ये वॉल्यूम दिया है एल बी वाई। इस तरह से कह लेंगे कि यहां से जो हमें x सॉल्व होके आना चाहिए कितना आ रहा है? पहले तो हम लोग यहां b हटा लें तो यहां से x सॉल्व होके जो आ रहा है ये आ रहा है 2l y बाय h। कहेंगे x सॉल्व करने का फायदा क्या हुआ? जो आपको पता है कि ये tan थीटा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा
तो tan थीटा जब हम कहेंगे a बाई जी मैक्सिमम के लिए, तो आप कह लेंगे tan थीटा यहां से होना चाहिए h बाय एक्स, a बाय जी h बाय एक्स की बात करें तो देखिए क्या आना चाहिए यहां से, यहां से हम लोग वैल्यू रख देते हैं h बाय एक्स, एक्स कितना है 2ly बाय h। तो यहां से देखिए सॉल्व होके जो आएगा वो a आ जाएगा, जो भी आना होगा। देखिए ये तो आपका हो गया दूसरा कंडीशन। अब क्या आता है, तीसरा कंडीशन ये है कि आप ये मान लें कि ये जो y है ये ग्रेटर देन h बाई टू है। यदि y ग्रेटर देन h बाई टू है तो देखिए अब परेशानी क्या होगी हम लोगों की, अभी अभी आपने समझा था कि जिस तरह से हमें चाहिए वॉल्यूम, यानी ये वाला सिचुएशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाले सिचुएशन होने के लिए y को होना था h बाय टू, ये सिचुएशन होने के लिए, और यहां पे y h बाय टू से क्या है, बड़ा है। तो हमें ये कहना चाहिए कि इस बार इस तरह से कुछ आएगा लिक्विड, समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन होने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम उससे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि y h बाय टू से बड़ा है। और इस तरह से हम कह लेंगे इस तरह का कंडीशन है, और आपको ये मालूम है कि ये एंगल थीटा होना है। ये एंगल थीटा होगा, फिर वही कहेंगे tan थीटा क्या होगा a बाय जी। अब एक बात देखिए कि हमें ये वाली हाइट चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। इस हाइट को हम मान लेते यहां पर d मान लें, वॉल्यूम लिखें, बताइए ये जो सामने से फेस दिख रहा है ये ट्रेपेजियम है, तो इसके लिए पहले एरिया लिखेंगे। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड h प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है, l है। ये तो एरिया हो गया, और इसे किससे मल्टीप्लाई करें, डेप्थ से। डेप्थ कितना है, b है, तो ये वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे वॉल्यूम तो होना चाहिए क्या, एल बी वाई, क्योंकि y हाइट गिवन है ये। और यहां से आप कह लेंगे कि जो y सॉल्व होके आ रहा है ये आ रहा है h प्लस डी बाय टू, यही आ रहा है। जब आप कह लेंगे इस तरह से y मिल गया है, अब हम ऐसा करें कि ये tan थीटा जो दिया था और यहां से जो tan थीटा होगा, tan थीटा दिया है a बाय जी, और यहां से tan थीटा क्या है, यहां से tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, h माइनस डी अपॉन बेस क्या है, l। ये d देखिए यहां से d सॉल्व करना था, मैंने y सॉल्व कर दिया है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
h प्लस डी इक्वल्स टू 2y, यानी आपका d हो जाएगा 2y माइनस h। यहां रख दीजिए d और a सॉल्व कर लीजिए। इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए a का वैल्यू। देखिए इसके बाद जो सिचुएशन है आपका, मान लीजिए इस तरह से कोई कोनिकल कंटेनर है और कोनिकल कंटेनर के इनसाइड आपने लिक्विड प्लेस किया है और इसकी हाइट मान लीजिए लिक्विड जो प्लेस किया है वो h हाइट तक प्लेस किया है, और आपसे कहा जाए लिक्विड के प्रेशर के कारण यानी गॉस प्रेशर के कारण, क्योंकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, गॉस प्रेशर के कारण क्या होना चाहिए इसके वॉल पे फोर्स। ये जो आपका कर्व सरफेस है वॉल, इस पे बॉटम पे नहीं, बॉटम पे तो सिंपली कहेंगे बॉटम पे प्रेशर इनटू एरिया। क्यों? क्योंकि बॉटम का हर पॉइंट सेम डेप्थ पे है, और जब बॉटम का हर पॉइंट सेम डेप्थ पे होगा तो आप इसके लिए सिंपली कहेंगे इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, वो तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। साइड वॉल पे फोर्स सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व हो सकता है सोचना है आपको। प्रेशर के कारण साइड वॉल पे फोर्स, बैठिए देखिए, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो लेंदित हो जाएगा आपका ये। इसमें इनका ये कहना है कि मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या होता है। इनके हिसाब से चलते तो पूरा मुझे यहाँ रिंग काटना होता,
मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर स्पॉट ले लिया छोटा सा, इस पे फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर के कारण फोर्स जो लिखेंगे वो इस तरह से हो जाना चाहिए, प्रेशर इनटू एरिया से कुछ सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगा डीएफ, जो आएगा प्रेशर इनटू एरिया से। प्रेशर क्या होगा वो तो अभी हम डेप्थ वगैरह देख लेंगे। इसके बाद आप कह लेंगे कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। हमारे लिए ये वाला कंपोनेंट बेकार है, क्यों? यदि विजुलाइज करिए तो पूरा सराउंडिंग में ऐसे रिंग बनेगा ना, रिंग, हमने तो एक सर्कुलर स्पॉट दिखाया, पूरा रिंग बनेगा और रिंग में हर एलिमेंट का एक ऑपोजिट में पेयर वाला एलिमेंट होगा। आप ऐसे ही देखिए 3D फिगर पहले विजुलाइज करिए कि कोन का वॉल ऐसा रहा होगा नहीं है, और कोन का वॉल जो ऐसा उसके सरफेस पे जब रिंग लेंगे आप इस तरह से, तो रिंग का एक यहां टुकड़ा तो एक यहां होगा, एक इस तरह से पेयर बनता रहेगा सब। और सब में ये वाला जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होता रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट से न्यूट्रलाइज होता रहेगा। सिर्फ क्या ऐड होता रहेगा, ये वर्टिकल वाला। अब जरा देखते हैं कि ये क्या हमें लिखना चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं, यहां पे एंगल के लिए मान लीजिए कि आपको ये एंगल गिवन है, ये थीटा। अब यदि ये एंगल थीटा है तो देखिए यहां पे एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा हो जाएगा। डीएफ का इधर जो कंपोनेंट आएगा इसे हम डीएफ कॉस थीटा कहेंगे। ये डीएफ का ये कंपोनेंट जो होगा ये डीएफ कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जो डीएफ है, यहां पे प्रेशर, यदि आपने कहा होगा कि यहां पे प्रेशर आपका पी है, मान लेते हैं, वैल्यू बाद में रखेंगे, यहां प्रेशर पी है और यहां का एरिया जो है ये डीए है, तो ये हो जाना चाहिए फोर्स डीएफ पी इंटू डीए। लेकिन जब आप डीएफ कॉस थीटा की बात करेंगे तो डीएफ कॉस थीटा होगा पी इंटू डीए कॉस थीटा। अब जरा एक चीज समझिए कि हम लोगों ने इस तरह से लिया है, जो ग्रीन कलर से स्पॉट लिया था जिसका एरिया आपने कहा था कि ये इस तरह से डीए है। एरिया तो वेक्टर होता है सरफेस के नॉर्मल, और एरिया जब वेक्टर होगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस एरिया के भी टू कंपोनेंट्स होंगे। इस एरिया का एक कंपोनेंट जो होगा ये होगा, और एक कंपोनेंट जो होगा एरिया का ये होगा। ऐसे सोचिए, ये स्लैंटेड एरिया है तो एरिया का एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। अब आप कह लेंगे हमें इस कंपोनेंट में हमारा इंटरेस्ट है। देखिए इस कंपोनेंट के लिए ये वाला एरिया वेक्टर हम ऐसे लिख दें और इसे कह लें डीएस। तो अभी अभी ये एंगल यहां थीटा देखा है ना आपने, ये डीएफ के डायरेक्शन में ही तो डीए है। डीएफ इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो डीएफ के डायरेक्शन में डीए है। और आप कह लेंगे ये जो डायरेक्शन है डीएस, ये आपका ये डीएफ कॉस थीटा वाला डायरेक्शन है। अच्छा सोचिए कि डीए को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डीए कॉस थीटा को क्या हम डीएस लिख सकते हैं, तो डीएस है डीए कॉस थीटा। यानी ये डीए कॉस थीटा को जब डीएस लिखेंगे तो ये जो फोर्स आपका है डीएफ कॉस थीटा, ये डीएफ कॉस थीटा क्या लिखा जाना चाहिए, पी इंटू डीएस, ये होना चाहिए। अब देखिए कहेंगे ये तो आपको चलिए मिल गया कि हमें यदि चाहिए इस पे फोर्स, तो हम इस पे फोर्स ना लेकर के ये वाला जो सरफेस का कंपोनेंट है उस पे फोर्स लेंगे। लेकिन यहां से वहां तक की बात करें तो क्या होना है, यहां से यहां तक की बात करें तो जरा देखिएगा, अब मैं कुछ कोशिश करता हूं और आप समझ जाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी कोशिश का एडवांटेज है।
मैं जो यहां पे ये ग्रीन वाले एरिया का ये कंपोनेंट कह रहा था, इसी कंपोनेंट को आप देखिए ये है, कितने एरिया का है ये? यदि आप ध्यान दीजिए इतने का है ये पूरा ये जो स्लैंटेड है ये है। इसका आपने ये वाला कंपोनेंट लिया, ये वाला तो काम का है नहीं क्योंकि इसमें तो आपका मैंने दिखाया नहीं, ये आपका हो जाता डी साइन थीटा, लेकिन यहाँ कोई फोर्स में आ ही नहीं रहा है, वो तो कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है ना आपका पेयर बनने से। तो आपने कहा ये स्लैंटेड एरिया था इस तरह से, ये पूरा घूम जाइए, और इसका जब हमने कहा कि इसका हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये बेस पर यही जो आपका शेडेड पार्ट है यही आएगा ना एरिया का कंपोनेंट। आप इस एरिया पे फोर्स लिखेंगे, कहेंगे इस एरिया पे फोर्स लिखेंगे, ये एरिया कितना होगा? तो ये पूरा एरिया है, मान लीजिए ये रेडियस कैपिटल आर है, तो ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये रेडियस स्मॉल आर है, तो ये अंदर अंदर एरिया क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाहर बाहर एरिया क्या बचेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहां से यहां तक जो एवरेज प्रेशर होगा। एवरेज प्रेशर क्या होता है? तो यदि आप कह लेंगे कि यहां पे प्रेशर 0 होगा और यहां पे प्रेशर कितना होगा? यहां पे हो जाएगा रो जी एच साइन थीटा। गौर करिए, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, नहीं सॉरी, एच साइन थीटा क्यों? एच तो डेप्थ ही है, मैं गलत बोल गया, सोचा कि ये एच दिया है मैंने, फिर साइन थीटा में कन्वर्ट किया एच, बिल्कुल सही। तो यहां पे प्रेशर 0 है, यहां पे प्रेशर होगा रो जी एच, उन दोनों के सम का क्या कर देंगे? हाफ, क्योंकि एवरेज प्रेशर लेना होगा आपको। तो यहां सिंपल हो जाएगा 0 प्लस रो जी एच बाई 2, यानी रो जी एच बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ये बाहर बाहर जो ये एरिया है सीधा, वरना आप पूरा रिंग काटिए, उस पर फोर्स दिखाइए, रिजॉल्व करिए, इंट्रोगेट करिए, रिजल्ट वही आएगा। तो यानी हमें जब साइड वॉल पे फोर्स लिखना था तो फोर्स ऑन साइड वॉल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू पी एवरेज। आप ये ना सोचिएगा कि हम बॉटम पे फोर्स निकाल रहे हैं, बॉटम पे सिर्फ एरिया का क्या मिला है? कंपोनेंट। फोर्स तो साइड वॉल का है, इसलिए साइड वॉल के लिए एवरेज प्रेशर की बात होगी। बॉटम पे तो प्रेशर हर जगह क्या होता? सेम होता। वो तो अपनी सुविधा के लिए मैंने एरिया का प्रोजेक्शन बॉटम पे दिखाया है, लेकिन फोर्स तो आप साइड वॉल पे ले रहे हैं, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एवरेज प्रेशर होगा 0 प्लस रो जी एच बाय 2। बाकी मैं यहां ऐसे समझाने के लिए ये मार्क कर दूं कि ये वाला जो रेडियस है ये आपने आर माना है, और ये वाला रेडियस जो है ये आपने स्मॉल आर माना है। और जिनको हल्का सा भी डाउट हो उनके लिए तरीका एक ही है, उनके लिए एक ही तरीका है कि आप इस तरह से ये इस तरह से रिंग दिखाएंगे। पहले इस पे क्या दिखाएंगे? फोर्स। और इस पे भी फोर्स हम डीएफ नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख दें? डीएफ कॉस थीटा, सीधा डीएफ कॉस थीटा जो इस पे फोर्स होगा, जो ये डीएफ कॉस थीटा ये कितना होगा देखिए। तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? हमें इसके लिए क्या करना होगा कि इस तरह से हमें कहना होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? dx। मैं ऐसे स्लैंट डिस्टेंस ये कह लो x, तो ये क्या हो जाएगा? dx। अब आपको इससे आइडिया लगे कितनी मेहनत आपको होने वाली, देखिए। अब आप कहेंगे कि ये x है, तो ये हाइट कितना होगा? प्रेशर तो हाइट से मिलता है ना, x साइन थीटा हो जाएगा ना, तो ये बेस एंगल थीटा है ना आपका, तो इस x का वर्टिकल कंपोनेंट होगा x साइन थीटा। तो पहले तो यहां प्रेशर लिखेंगे क्या? रो जी
एक्स साइन थीटा, ये आपको मिलना है रो जी एक्स साइन थीटा। उसके बाद आप कहेंगे ये एरिया लिखेंगे। ये एरिया के लिए पहले ये रेडियस सॉल्व करना होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। ये रेडियस आप देखेंगे, यहां रेडियस आर है, यहां रेडियस कैपिटल आर है, तो जब एक्स नीचे आएंगे तो यहां रेडियस क्या हो गया होगा, ये रेडियस है, ये आएगा सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई रेडियस। 2 पाई रेडियस को क्या करेंगे, इस विड्थ dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एरिया। इस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस थीटा से, क्योंकि ये तो df लिख रहे थे, df इंटू कॉस थीटा। फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। कितनी मेहनत होगी अंदाजा लग रहा है आपको। पहले तो आप यहां रेडियस सॉल्व करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आपको यहां और यहां का दिया होगा। एक तो यही मेहनत है। उसके बाद फिर इसके एरिया के लिए प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स df, देन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना होगा यहां से यहां तक। और ये मेथड जो बताए बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। देखिए इसमें फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो अब हमको देखना है वो है आपका फोर्स ऑफ वायंसी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए फोर्स ऑफ वायंसी। इसमें थोड़ा सा है डिस्कशन, फिर जितना मिसिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आपका है कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ए, लेंथ एल है, लिक्विड में फिलहाल ये फुल्ली इमर्स्ड है। और हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ बायंसी की बात करनी है। फोर्स ऑफ बायंसी कोई अलग से नया फोर्स नहीं होता है। बॉडी जब लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो लिक्विड सरफेस अपने प्रेशर के कारण जो फोर्स लगाता है, प्रेशर इनटू एरिया, वही क्या होता है, फोर्स ऑफ बायंसी होता है। और उस तरह से यदि आप देखें तो या मान लीजिए इसके टॉप सरफेस पे प्रेशर P है, तो यहां फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया से यहां पे फोर्स हो जाएगा P इंटू ए। और जब ये टॉप सरफेस पे प्रेशर P है तो बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर होगा, यहां वाला प्रेशर, और कितना नीचे उतर आए, एल जी के डायरेक्शन में पॉजिटिव चेंज आएगा, तो जो यहां प्रेशर है वो तो होगा ही प्लस रो जी एल होगा, क्योंकि एल आप इस तरह से नीचे आए हैं। ये प्रेशर यहां का इनटू एरिया। कहेंगे साइड वॉल पे ऐसे इंडिकेटिव दिखा दें, साइड वॉल पे फोर्स जो होता है वो बैलेंस हो जाता है,
क्योंकि ये चारों तरफ से प्रेशर इनटू एरिया होगा ना, तो फिर यहां भी पेयर मिलता ही रहेगा आपको, ऑल अराउंड चारों तरफ से प्रेशर इनटू एरिया फोर्स के कारण। आपको ऐसा कहना है कि यहां पे यदि इस तरह से हम फोर्स दिखाए, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो फोर्स नेचुरली बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे जाने से प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे जाएंगे फोर्स और बढ़ जाएगा। लेकिन इससे देखिए जहां पे वेरिएशन है, जहां मुझे डरने की बात थी, वहां डरे इसलिए नहीं क्योंकि ये क्या हो रहा था, कैंसल हो रहा है बार बार। तो साइड वॉल पे देखिए, और ये एरो का लेंथ क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं, डेप्थ में जाने पे प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, लेकिन ये फोर्स पेयर में कैंसल होता रहता है। लेकिन ये फोर्स कैंसल होता है, यदि मैं इलास्टिसिटी में चला जाऊं तो ये बल्क मॉडुलस वगैरह पे इसका अपना रोल होगा, क्योंकि ये इसे फोर्स बैलेंस हो रहा है, लेकिन बॉडी को ये कंप्रेस कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी तो है। अब आप कहेंगे इस पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स साइड वाले वॉल पे तो 0 ही हो गया, और अब आप कह लेंगे जो बॉटम पे फोर्स है P प्लस रो जी एल इंटू ए, जो अपवर्ड है ये बड़ा है, टॉप पे जो PA है जो डाउनवर्ड है छोटा है, तो इस अपवर्ड फोर्स जो बड़ा उससे डाउनवर्ड फोर्स को घटा लें तो ये नेट फोर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये कितना आएगा, रो जी एल ए। अब सबको मालूम है कि L इंटू ए क्या है इस बॉडी के लिए, वॉल्यूम है, तो आप कह लेंगे ये हो जाएगा V रो जी जो F है। ये सबको मालूम है कि चूंकि ये बॉडी लिक्विड में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जब बॉडी लिक्विड में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो आप कह लेंगे जो बॉडी का वॉल्यूम है वही होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, V इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसे मल्टीप्लाई किया लिक्विड की डेंसिटी रो से तो ये हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसे मल्टीप्लाई किया G से तो हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये है बॉडी पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स जो है इसे थ्रस्ट कहते हैं, जो लिक्विड के प्रेशर के कारण है, और इसी को हम क्या कह लेते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी। तो V रो जी जो आपका ये FB है, ये फोर्स ऑफ बायंसी है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया है नेचर ऑफ फोर्स में, दोबारा देख रहे हैं आप। तो ये सबको याद रहता है कि फोर्स ऑफ बायंसी होता क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को आप फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं, जो इस तरह से V रो जी लिख रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ये जो इस तरह से आपने फिगर दिखाया है, मान लीजिए बॉडी ऐसा होता, लिक्विड में फुल्ली इमर्स्ड नहीं होता, ये पार्शियली इमर्स्ड होता। अभी मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ले रहा हूं, फिर इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। मान लीजिए लिक्विड इस तरह से है, एक बार पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपने लिया है लिक्विड, यानी कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा इसके अंदर है। मान लीजिए कितना हिस्सा इसके अंदर है, तो ये H डेप्थ इसके अंदर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इसका A है,
फिर आप फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या होगा देखिए यहां पर, एक तो यहां होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, यहां तो बाहर एयर में तो पी एटमॉस्फेयर ही होगा ना। साइड वॉल पे फोर्स की बात करें, साइड वॉल पे फोर्स जब तक एयर में है मैं एरो का लेंथ तो बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी क्या रहेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। उसके बाद जब इसके इनसाइड जाएंगे तो साइड वॉल पे फोर्स क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा इस तरह से। लेकिन फिर भी ये बैलेंस्ड रहेगा। और बॉटम पे फोर्स की बात करें तो बॉटम पे देखिए फोर्स क्या होगा, यहां प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, इवन यहां फ्री सरफेस पे पी एटमॉस्फेयर है, और फ्री सरफेस से कितना नीचे उतर रहे हैं आप, एच। तो यहां वाला प्रेशर तो लिखेंगे ही पी एटमॉस्फेयर, प्लस जो एच नीचे उतरा उसके कारण पॉजिटिव चेंज प्रेशर में आया, इनटू कह लेंगे एरिया, ये फोर्स होगा। साइड वॉल वाला फोर्स बैलेंस्ड है, और टॉप बॉटम के फोर्स का जब रिजल्ट लेंगे तो फिर वही आएगा, देखिए पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी इंटू ए माइनस पी एटमॉस्फेयर इंटू ए, और ये एफ सॉल्व होके आ रहा है एच ए रो जी। देखिए एच ए क्या है, एच ए है बॉडी के उतने हिस्से का वॉल्यूम जो लिक्विड के क्या है, उतने हिस्से का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है। अब यदि आप कहेंगे ऐसा है तो ये कह लेंगे एच इंटू ए वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इनसाइड द लिक्विड इंटू रो इंटू जी। और फिर आप क्या कहेंगे कि जब बॉडी के उतने हिस्से का वॉल्यूम है जो इनसाइड द लिक्विड है, तो आप वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कहें या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कहें, बात तो एक ही है। इंटू रो यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और बार बार वही कहेंगे कि इसे हमें क्या कहना चाहिए, फोर्स ऑफ बायंसी, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। यानी फुल्ली इमर्स्ड हो तो भी फोर्स ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, पार्शियली इमर्स्ड हो तो भी फोर्स ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब एक और चेंज लाइए। अब चेंज ऐसा है कि मान लीजिए मान लीजिए कहा जाए कि लिक्विड आपने यहां तक फिल किया है, और ये बिल्कुल कंटेनर में ऐसे ही आपने बॉडी को प्लेस किया कि यहां से लिक्विड का लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम फोर्स की बात करें और मान लीजिए ये एच है,
क्या होगा फोर्स टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। इवन साइड में फोर्स की बात करें तो साइड में फोर्स जो एरो लेंथ होगा ये हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सब तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे ही फोर्स मिल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया से। लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो फिर ये फोर्स क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। लेकिन साइड वार्ड वाले फोर्स की चिंता किसे है, ये तो आपका बैलेंस ही होता रहेगा। और नीचे की फोर्स की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, ये P एटमॉस्फेयर इनटू एरिया, क्योंकि फिर एयर के कांटेक्ट में है। और यहां साइड वॉल पे कहें तो साइड वॉल पे फिर आपका जो होगा एरो के लेंथ क्या होने लग जाएंगे, इक्वल होने लग जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वेरी करना नहीं। अब यदि यहां पे हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स साइड वॉल वाला तो ऐसे 0 है, और ऊपर से भी P एटमॉस्फेयर इनटू एरिया, नीचे से भी क्या है P एटमॉस्फेयर इनटू एरिया, यानी कहेंगे यहां पे फोर्स 0 तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होगा 0। तो ये मैंने आपसे इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन ये मैंने आपको आइडिया दिया था नेचर ऑफ फोर्सेस में कि सिर्फ इतने से गारंटी फोर्स ऑफ बायंसी की नहीं हो जाती है कि बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। किया तो बॉडी ने इतने से वॉल्यूम को नहीं डिस्प्लेस किया, लेकिन यहां पे फोर्स ऑफ बायंसी तो 0 है। तो आपको याद होगा बताया गया था फोर्स ऑफ बायंसी तभी होता है जब बॉडी के टॉप सरफेस पे लिक्विड हो ना हो, लेकिन बॉडी के बॉटम पार्ट पे लिक्विड पूरी तरह से होना चाहिए। यानी मैं बेहतर कहूं कि इस तरह से कहिए कि फोर्स ऑफ बायंसी की बात तब होगी जितना भी डूबा हो, बॉडी जितना भी डूबा हो उतना नीचे पूरी तरह से लिक्विड हो, नीचे पूरी तरह से लिक्विड हो। बाकी ऊपर आपका चाहे वो लिक्विड के बाहर हो, लेकिन नीचे लिक्विड के बाहर हो गया तो फोर्स ऑफ बायंसी फिर हो नहीं सकता। तो यानी फिर इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, ना कि फोर्स ऑफ बायंसी। यहां पे फोर्स ऑफ बायंसी आपका 0 हो गया, और फोर्स आपको लिखना भी है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। यदि आप प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स लिखेंगे तो कभी कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगा। तो यानी ये क्लियर है कि हम जैसे यूं कह लें कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है और लिक्विड में ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये फिगर देखिएगा सिर्फ कि ये पूरी तरह से लिक्विड में डूबा हुआ है। तो आप कह लेंगे यहां फोर्स ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, कोई जरूरत नहीं प्रेशर इनटू एरिया के चक्कर में जाएं, सीधा कहेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। या बॉडी इस तरह से है और इस तरह से ये लिक्विड के अंदर है, लेकिन जितना भी हिस्सा अंदर है पूरे बॉटम तक लिक्विड के कांटेक्ट में, जो भी हिस्सा अंदर है पूरे बॉटम तक लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो भी फोर्स ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि ये बॉडी है और आपसे कहा जाए कि इस तरह से ये लिक्विड के अंदर है, बॉटम कांटेक्ट में है, बिल्कुल है, इस तरह से लिक्विड के अंदर है। फिर आपसे कहा गया साइड में और भी लिक्विड है इतने हिस्से में, यहां भी है और बीच में ये खाली है। फोर्स ऑफ बायंसी के कॉन्सेप्ट में नहीं जा पाएंगे आप। इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि मैंने कहा जितना भी अंदर हो, जैसे इतना हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए, यहां पे एयर है, फिर यहां लिक्विड है, फिर यहां नहीं चलेगा, बॉटम पे होकर के भी नहीं चलेगा। जहां से डूबा हो वहां से पूरी तरह से नीचे तक लिक्विड हो, जहां से भी डूबा हो वहां से पूरी तरह से, वरना आपका प्रेशर इनटू एरिया ही काम आएगा। यानी इस सिचुएशन में भी आप नहीं यूज कर सकते फोर्स ऑफ बायंसी, इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ये जो सिचुएशन था इसमें यूज कर सकते हैं, इन दोनों में कर सकते हैं। आप इसमें नहीं कर सकते जबकि बॉटम के कांटेक्ट में है, और ना ही आप इसमें कर सकते हैं
जो कि बॉटम के कांटेक्ट में नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपको ध्यान रखना है कि जहां से डूबा हुआ है वहां से पूरी तरह से ये बॉटम तक आपका लिक्विड हो, बीच में पार्शियली ऐसे खाली हो गया तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि बॉडी आपको बार बार मैंने अभी जो दिखाया वो ऐसा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का था। मान लीजिए बॉडी इस तरह से होता, और इसे आपने लिक्विड में डुबो दिया है। और पूरी तरह से डुबो दिया है। फोर्स ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। और आपसे कहा जा रहा है कि साइड वॉल पे फोर्स बताइए, साइड वॉल पे। पूरी तरह से डूबा हुआ है, साइड वॉल पे फोर्स आई लिक्विड के कारण। सॉल्व करके दिखाइए। चलिए मैं कुछ आपको सिचुएशन दे देता हूं कि ये आपका है रेडियस R1, ये रेडियस है R2, और ये जो हाइट है ये हाइट है h। लिक्विड की डेंसिटी रो। साइड वॉल पे फोर्स बताना है कितना होगा। आपके एडवांटेज के लिए ये डेप्थ भी दे देता हूं मैं। ये आपका है डेप्थ h1 और इसकी हाइट खुद क्या है, h है। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं। और मैं आपसे फोर्स ऑफ बायंसी नहीं पूछ रहा हूं, साइड वॉल पे फोर्स पूछ रहा हूं। एक तरीका तो वही है जो अभी आपको बताया गया था। और एक तरीका है कि आप फोर्स ऑफ बायंसी से ट्राई कर सकते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना होगा, अंदर बाहर एयर नहीं जो बैलेंस हो रहा है। जल्दबाजी कर देते हैं आप लोग। इस बार यदि आप साइड वॉल लेते, इस तरह से मान लीजिए ये साइड वॉल लेते, तो साइड वॉल पे फोर्स जो होता है डीएफ वो इस तरह से होता है समझाने के लिए। और डीएफ का ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का होता है, क्योंकि यहां जो साइड वॉल है इस साइड वॉल पे भी डीएफ इस तरह से होता, और डीएफ का ये वाला कंपोनेंट ही ऐड होता है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट बार बार क्या होता। तो जो पीछे देखा था उसमें फोर्स आया था वर्टिकली अपवर्ड, यहां फोर्स क्या आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड साइड वॉल पे। तो दो तरीका है, या तो एक तरीका है कि फोर्स ऑन साइड वॉल कहेंगे, क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है इससे ये वाला एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज प्रेशर से, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और एवरेज प्रेशर क्या होगा, यहां का प्रेशर ये हो जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी H1 प्लस बॉटम का प्रेशर P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी H1 प्लस H। तो यहां का प्रेशर मिल गया, यहां का प्रेशर मिल गया, और इन दोनों प्रेशर का क्या लेंगे फिर, अर्थमेटिक मीन, यानी सम का
हाफ, ये एवरेज प्रेशर होगा। और इससे आपको मिल जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए साइड वॉल पे फोर्स, और ये फोर्स होगा वर्टिकली अपवर्ड, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने लेकिन इस पर्पस के लिए नहीं दिखाया था आपको, ये तो पहले देख चुके थे आप। कुछ लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं, यानी ये भी एक मेथड है जो फोर्स ऑफ बायंसी के बाद हमारे मतलब का हो सकता है, और वो ये है कि आप कह लेंगे देखिए एक फोर्स हमें यहां पे दिखाना चाहिए था, ये वाला प्रेशर इनटू एरिया, यहां प्रेशर क्या लेते हैं P1 इनटू एरिया पाई R1 स्क्वायर। एक फोर्स यहां दिखा लेते, क्या यहां का प्रेशर P2 इनटू एरिया पाई R2 स्क्वायर, ये दो फोर्स हो गया। और एक फोर्स जो वर्टिकल फोर्स है जो हमें सॉल्व करना है, ये जो फोर्स है ये वाला, ये वर्टिकल फोर्स जो सॉल्व करना है F है। लेकिन इन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को तो फोर्स ऑफ बायंसी कहेंगे, लिक्विड के प्रेशर के कारण है। तो बताइए इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, P इंटू पाई R2 स्क्वायर अपवर्ड, यही बड़ा होगा, इससे घटेगा ये P2 है, P2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, इससे घटेगा P1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, और इससे घटेगा क्या ये F, और ये जो बचेगा ये होगा फोर्स ऑफ बायंसी यानी V रो G। अब आपको इसको तो कॉनिकल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कितने को याद है? वॉल्यूम बोलिए इसका जरा तो, कोन का नहीं है, कॉनिकल फ्रस्टम है ये, क्या होगा वॉल्यूम? बोलने के तरीके से लग रहा है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बस एक चांस ले रहे हैं, कुछ बोल देते हैं। ये भी काम फिजिक्स वाले का है ना, वॉल्यूम सिखाएंगे वो, मैथ वाला भी हम ही सिखाएंगे आपको कैसे वॉल्यूम लिखते हैं। कुछ बेसिक वॉल्यूम है, कुछ एरिया, वो तो याद रखना होगा, वरना इस मेथड का फायदा क्या होगा? जब आपको ये वॉल्यूम नहीं आता होगा तो मैं इस मेथड से क्या बताऊं कि देखिए दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, कहां से होगा? कोई नहीं पाएगा। वरना इससे भी यदि हमें वॉल्यूम लिखना आता है तो वॉल्यूम यहां रख देंगे, इससे क्या सॉल्व हो जाएगा F, और इससे जो F सॉल्व होगा, जो मेथड आपको बताया गया, दोनों से F क्या आना है? सेम आना है। यानी ये भी एक तरीका है इनडायरेक्टली फोर्स सॉल्व करने का, जहां पे कि फोर्स आपको लगता है एलिमेंट काट के इंटीग्रेट करने की नौबत आएगी, वहां इस तरह से हेल्प हो सकता है। अब फोर्स ऑफ बायंसी का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। फोर्स ऑफ बायंसी का एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है कि फोर्स ऑफ बायंसी क्या है, जो लिक्विड ने बॉडी पे लगाया है तो बॉडी भी लिक्विड पे उसी के इक्वलेंट ऑपोजिट फोर्स लगा देगा। जैसे मान लीजिए कि लिक्विड ने बॉडी पे फोर्स ऑफ बायंसी इस तरह से लगा दिया FB, फोर्स अप्लाइड बाय, है कुछ नहीं, ये है आपका प्रेशर इनटू एरिया वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो लिक्विड ने बॉडी पे फोर्स ऑफ बायंसी लगाया FB अपवर्ड, तो बॉडी भी लिक्विड पे क्या करेगा, वही फोर्स ऑफ बायंसी के इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स लगा देगा डाउनवर्ड। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है ये, कांटेक्ट फोर्स हुआ ना प्रेशर इनटू एरिया, तो कांटेक्ट फोर्स है तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर तो आएगा ही। तो कभी भी आपको नीड हो तो फोर्स ऑफ बायंसी का एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा फोर्स ऑफ बायंसी के मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डायरेक्शन होगा यूजुअली वर्टिकली अपवर्ड, स्पेशल केसेस देखना है, यूजुअली वर्टिकली अपवर्ड ये हो जाएगा। इसके अलावा आप कह लेंगे कि यदि फोर्स ऑफ बायंसी के कारण ट्रांसलेशनल मोशन में इंटरेस्टेड हैं
तो फोर्स ऑफ बायंसी के पॉइंट ऑफ एक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन फोर्स ऑफ बायंसी के कारण टॉर्क वगैरह चाहिए कि बॉडी रोटेट कर जाएगा, तब तो फोर्स ऑफ बायंसी के लिए पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए। और फोर्स ऑफ बायंसी का जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। लेकिन ये फालतू में ना ढूंढिएगा, ये तभी इसका इंपॉर्टेंस होगा जब फोर्स ऑफ बायंसी के कारण बॉडी क्या कर सके, रोटेट कर सके, इसमें आपका इंटरेस्ट हो, तब जाके कहेंगे हमें टॉर्क चाहिए तो पॉइंट ऑफ एक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो बॉडी के जिस हिस्से पे एक्ट करता है फोर्स ऑफ बायंसी उसे कहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। और ये होता क्या है, तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी इतने इलाके से लिक्विड हटाया होगा और इतने इलाके से जो लिक्विड हटाया होगा, ये जो शेप बना है, इतने इलाके में लिक्विड होता है, तो इतने से लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। लिक्विड अब है नहीं, लेकिन सोचिए कि इस इलाके से बॉडी ने जो लिक्विड हटाया है, इतने इलाके में लिक्विड होता है, इसी शेप का लिक्विड होता है इस इलाके में, तो उस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, वही होगा सेंटर ऑफ बायंसी। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। वहां पे ये फोर्स एक्ट करना चाहिए। ये भी तब जब हमें टॉर्क में कोई इंटरेस्ट हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, सीधा लिखा कहीं बॉडी किसी हिस्से पे एक्ट कराइए, क्या फर्क पड़ता है, बस बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। सेंटर ऑफ बायंसी से ही रिलेटेड यदि हम एक बात देखें, पहले तो मैं एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात याद दिलाता हूं। ये आईआईटी जेईई में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव आया था, हाल फिलहाल की बात है, कि ये कोई कंटेनर है, ये फिगर देखना है सिर्फ आपको, उतने से काम चल जाएगा, जवाब तो आप ही दे देंगे सही सही। और ये कंटेनर स्प्रिंग बैलेंस पर है, इसमें लिक्विड का प्रेजेंस है। कंटेनर है, लिक्विड है, स्प्रिंग बैलेंस पर है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, क्या रीड करता है ये, कंटेनर प्लस लिक्विड का वेट, स्प्रिंग बैलेंस वेट रीड करता है। कंटेनर प्लस लिक्विड का वेट ये स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें अपना फिंगर डिप कर दीजिए। आप इसमें अपना फिंगर यूं डिप कर दें, लेकिन ऐसे डिप करें कि आप कंटेनर को टच ना करें। तो बताइए स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग क्या होगा। है फिंगर आपके हाथ का हिस्सा ही है और कहीं से भी कंटेनर को टच नहीं कर रहा है, यानी फिंगर का बोझ आप ही को उठाना है, आपके हाथ का हिस्सा है तो कोई और क्यों उठाएगा भाई, नहीं। और ये कंटेनर को टच भी नहीं कर रहा है, लिक्विड में डिप कर दिया है। तो यहां पे क्या होना है बताइए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पहले से ज्यादा, पहले से कम, पहले के बराबर, ज्यादा तो कितने से ज्यादा, कम तो कितने से कम, और बराबर तो क्यों बराबर। देखिए जवाब आया बढ़ जाएगा, तो आपको बताना है क्यों बढ़ जाएगा और कितने से बढ़ जाएगा, दोनों चीज चाहिए। हाँ बहुत आसान है, बोलिए। इसलिए बढ़ जाएगा, सही कहना है। देखिए कि ये जो लिक्विड को हटाया होगा फिंगर ने, तो फिंगर ने जितना लिक्विड हटाया होगा उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट फिंगर पे फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करेगा, इसलिए आपको अपना फिंगर ही हल्का फील होगा। फिंगर को जब लिक्विड डिप करेंगे तो आपको हल्का फील होगा, क्योंकि आपके हैंड को उतना वेट संभालना है नहीं। लेकिन इसी का एक्शन रिएक्शन पेयर आएगा, जितना फोर्स लिक्विड ने फिंगर पे लगाया होगा उतना ही फोर्स फिंगर लिक्विड पे लगाएगा, इक्वलेंट ऑपोजिट। तो क्या होगा,
पहले क्या था रीडिंग में, कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट। अब क्या आएगा रीडिंग में, कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट प्लस फोर्स ऑफ बायंसी का ये रिएक्शन फोर्स, यानी फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर फोर्स से ही क्या होगा, ये बढ़ जाना है। अब एक छोटा सा चेंज है, और छोटा सा चेंज ये है कि ये कंटेनर इस तरह से है और कंटेनर से के टॉप से कोई थ्रेड से हमने किसी बॉडी को हैंग किया है। अभी जो भी रीडिंग हो, अब आपसे कहा जा रहा है इस पर क्या रीडिंग आएगा, कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट प्लस बॉडी का वेट सब आएगा, कंटेनर लिक्विड प्लस बॉडी का वेट आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है थ्रेड की लंबाई बढ़ा के इसको इसमें डुबो दें। तो अब बताइए स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग में क्या फर्क आएगा? वही रहेगा, बिल्कुल सही है। देखिए पहले जब ये लिक्विड में नहीं आया था तो क्या था, देखिए कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट प्लस बॉडी का वेट, और थ्रेड में टेंशन बॉडी के वेट के बराबर था, थ्रेड में टेंशन बॉडी के वेट के बराबर था, लेकिन उसका जिक्र क्यों नहीं किया, टेंशन वगैरह इंटरनल फोर्स होता है। जब ये लिक्विड में डिप कर गया तो इस पे आएगा फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड, और इस कारण से थ्रेड में टेंशन घट जाएगा और इसी का एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन आपका सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम क्या था, अब सिस्टम क्या, पहले सिस्टम था कंटेनर लिक्विड बॉडी, यही था ना, पहले सिस्टम था कंटेनर लिक्विड बॉडी। अब भी सिस्टम क्या है, कंटेनर लिक्विड बॉडी। यदि ऐसा है तो एफ बी तो इंटरनल फोर्स हो गया, जो पेयर में है इक्वलेंट ऑपोजिट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। इसीलिए आप कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फिंगर डिप किया था तो एफ बी का रिएक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स था, फिंगर सिस्टम का पार्ट नहीं था, वो तो आपके हाथ से अटैच था। ये सिस्टम का पार्ट बॉडी पहले था, अब भी सिस्टम का पार्ट है, ये इंटरनल फोर्स है। या कोई कहेगा इसके कारण जितना घटेगा इसके कारण उतना बढ़ेगा, वो बैलेंस रहेगा। अब देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि ये आपका जो है ये शुगर क्यूब है, नहीं, शुगर क्यूब होता है जो लोग टी कॉफी में यूज करते हैं, इजिली डिसॉल्व हो जाता है, वरना तो चम्मच से घंटों हिलाते रहिए। तो शुगर क्यूब है जिसे थ्रेड से आपने अटैच किया है, लेकिन अभी ये कंटेनर को टच नहीं कर रहा है, लिक्विड को टच नहीं कर रहा, वो अलग ही है। तो इस पर क्या होगा रीडिंग में, इस वक्त रीडिंग में आएगा कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसे आप ऐसा करिए इसे नीचे उतार लीजिए और इसे कंटेनर में जो वाटर है उसमें डिप कर दीजिए, रीडिंग बढ़ जाएगा। ये तो वही कहानी जो फिंगर वाली है, नहीं, रीडिंग क्यों बढ़ जाएगा, देखिए थ्रेड में टेंशन तो घट जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड आएगा, लेकिन इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट जो होगा इस पे फोर्स ऑफ बायंसी का रिएक्शन फोर्स, इसलिए रीडिंग तो बढ़ जाएगा। यहां तक तो बात पुरानी है, लेकिन चूंकि ये शुगर क्यूब है इसलिए पानी में डिसॉल्व होने लगेगा
और डिजॉल्व होते होते बाद में गायब हो जाएगा, सारा पानी का हिस्सा हो जाएगा। तो डिजॉल्व होने के दौरान स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग डूब जाने के बाद जो था वही मेंटेन रहेगा, या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, या धीरे धीरे आपका घटने लगेगा? क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, ये तो आपको मालूम है कि पहले जब ये बाहर था तब तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम थी। जैसे डिप किया स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग FB से क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन शुगर क्यूब के बारे में जानकारी आपको ये होती है कि शुगर क्यूब हमेशा क्या होता है, उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने से वाटर में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। तो डूबना तो चाह रहा था लेकिन थ्रेड से आपने से डूबने दिया नहीं। तो इस वक्त क्या होगा, थ्रेड में टेंशन होगा। नो डाउट थ्रेड में जो टेंशन होगा शुगर क्यूब के वेट के बराबर नहीं होगा, वेट माइनस फोर्स ऑफ बायएंसी। थ्रेड में टेंशन होगा शुगर क्यूब का वेट माइनस फोर्स ऑफ बायएंसी के बराबर। लेकिन जैसे जैसे डिसॉल्व करके गायब हो गया तो थ्रेड में टेंशन तो जीरो हो गया, वो तो गया शुगर क्यूब। तो आप कहेंगे कि पहले शुगर क्यूब को दो लोग मिलकर संभाल रहा था, एक आपका हाथ थ्रेड में टेंशन डेवलप करके और एक फोर्स ऑफ बायएंसी। अब ये सारा का सारा कहां चला गया? वो तो लिक्विड का पार्ट हो गया। तो अब आप जो भी थोड़ा बहुत संभाल रहे थे थ्रेड में टेंशन डेवलप करके, वो तो आप संभाल नहीं रहे। तब किसको संभालना पड़ेगा? आप संभालेंगे, स्प्रिंग संभालेगा? पहले क्या है, शुगर क्यूब को आप संभाल रहे थे और साथ साथ फोर्स ऑफ बायएंसी दोनों मिलकर संभाल रहा था। लेकिन जैसे ये डूब गया, पूरा डिसॉल्व हो गया, तो डिसॉल्व होने के बाद आप तो संभाल नहीं रहे, सारा का सारा कौन संभालेगा? अब ये स्प्रिंग। तो नेचुरली जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा स्प्रिंग में क्या होगा, रीडिंग बढ़ता जाएगा। और जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, रीडिंग मैक्सिमम हो जाएगा। कितना रीडिंग होगा? अभी कितना रीडिंग होगा? अभी रीडिंग है कंटेनर का वेट, लिक्विड का वेट प्लस फोर्स ऑफ बायएंसी। और जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा रीडिंग, कंटेनर का वेट, लिक्विड का वेट प्लस शुगर क्यूब का वेट। तो शुगर क्यूब का वेट फोर्स ऑफ बायएंसी से ज्यादा होगा तभी तो डूबा है। तो जब सिर्फ डुबोया लेकिन अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, डुबोया था डिसॉल्व नहीं हुआ, तब रीडिंग में कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट प्लस ये फोर्स ऑफ बायएंसी का रिएक्शन। और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो कहेगा फोर्स ऑफ बायएंसी। अब होगा कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट प्लस शुगर क्यूब का वेट। और शुगर क्यूब का वेट तो फोर्स ऑफ बायएंसी ज्यादा होता ही, तभी तो शुगर डूब जाता है। तो यानी रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक चीज और देखिए कि जब कोई बॉडी फ्लोट करता है लिक्विड सरफेस पे, कि ये कोई बॉडी है लिक्विड सरफेस पे फ्लोट करता है, सबको मालूम है फ्लोट कब करता होगा, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। फ्लोट तभी करता है जब लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी या तो इक्वल हो, या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो और बॉडी की डेंसिटी कम हो। ये तो बेसिक सी बात है, वो सब हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं आपसे कि चलिए ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम। इतना डूब करके इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों इक्विलिब्रियम में आया होगा? क्योंकि इसके लिए फोर्स ऑफ बायएंसी ने वेट को क्या कर लिया होगा, बैलेंस कर लिया होगा। इक्विलिब्रियम का नेचर कब होगा स्टेबल, कब होगा अनस्टेबल और कब होगा न्यूट्रल। ट्रांसलेशनल के लिए भी बोलना है, रोटेशनल के लिए भी बोलना है। ट्रांसलेशनल का मतलब यदि इसको थोड़ा सा दबा के छोड़ दें, लौट के आया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दबा के छोड़ दें और वहीं जहां दबा के छोड़ दिया वहीं रुक गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दबा दिया और छोड़ दिया तो और डूबता ही चला गया तो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल में बॉडी ऐसे था, रोटेट कर दिया, यूं दबाए हुआ नहीं, रोटेट कर दिया, टिल्ट किया और जहां टिल्ट करके छोड़ दिया वहीं रह गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल। टिल्ट किया फिर लौट के यहीं आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेबल। टिल्ट किया तो और टिल्ट
फर्दर होता चला गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। अब बोलिए कौन बोलना चाहते हैं, कैसे डिसाइड करते थे आप? ट्रांसलेशनल तो बहुत ही आसान है। यदि आप कहेंगे ये पार्शियली डूब करके फ्लोट कर रहा है, तो पार्शियली डूब करके फ्लोट कर रहा है तो आप कहेंगे इसका जो वेट होगा mg, और इसके लिए जो होगा फोर्स ऑफ वायंसी, ये ऑपोजिट होगा, इक्वल होगा, एक दूसरे को क्या कर रखा होगा, बैलेंस। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब पार्शियली इमर्स होकर के, आंशिक रूप से के डूब करके तैर रहा है, तो आप कह लेंगे एफ बी एम जी को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। अब यदि इसे और थोड़ा सा नीचे दबा दें, इसे थोड़ा सा नीचे दबा दें तो क्या होगा, वेट एम जी तो वही रहेगा, लेकिन नीचे दबाने से जितना लिक्विड का वॉल्यूम हटाया था अब उससे ज्यादा हटा देगा, तो फिर एफ बी बढ़ जाएगा। एफ बी जो एम जी के इक्वल था, बैलेंस्ड हो गया था, इक्विलिब्रियम था, एफ बी बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ बी माइनस एम जी अपवर्ड। आपने नीचे दबा के छोड़ दिया, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, अपवर्ड। तो लौट करके फिर क्या होगा, वो वहीं जाएगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया, स्टेबल। इवन आप इसे ऊपर उठा लेते थोड़ा सा, जहां पे ये डूब करके फ्लोट कर रहा था इक्विलिब्रियम में, ऊपर उठा लेते, वेट mg वही रहता, ऊपर उठा लेते तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कम हो जाता है, फोर्स ऑफ बायंसी कम हो जाता है, वेट वही रहता, फोर्स ऑफ बायंसी कम हो जाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड। तो ऊपर उठा के छोड़ते तो अपने आप क्या होता है, नीचे आ जाता है। यानी जब कभी कोई बॉडी पार्शियली इमर्स होकर के फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में आता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। तभी तो सवाल करते थे एसएचएम में, हल्का सा दबा के छोड़ दें तो ऑसिलेट करने लगता था ना ये। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा स्टेबल इसमें। तो ट्रांसलेशनल तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया, वो भी तब जब पार्शियली इमर्स्ड है, फुल्ली वाला भी देखना बाकी है। अब यदि आपसे कहा जाए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क चाहिए तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन का इंपॉर्टेंस होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ये मान लीजिए बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास है, तो वेट इसके थ्रू एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड, और जो सेंटर ऑफ बायंसी है, मान लीजिए ये यहां है सेंटर ऑफ बायंसी, इसके थ्रू फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करेगा अपवर्ड। यदि सेंटर ऑफ मास ऊपर है, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। आप हल्का सा टिल्ट करेंगे, देखिए अभी और अपने आप टिल्ट होता चला जाएगा। जैसे देखिए कैसे, समझाने के लिए मान लीजिए आपने इसे यूं टिल्ट किया, आपने इसे टिल्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर ऑफ मास यहां से खिसक के कहीं यहां आ जाएगा, और सेंटर ऑफ बायंसी यहां से खिसक के टिल्ट किया ना, तो सेंटर ऑफ मास यहां, सेंटर ऑफ बायंसी यहां आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि वेट mg कैसे एक्ट करेगा, ऐसे जो वेट mg है अब ऐसे एक्ट करेगा, और फोर्स ऑफ बायंसी अब ऐसे एक्ट करेगा सेंटर ऑफ बायंसी के थ्रू। बताइए ये कपल फॉर्म कर देगा कि नहीं, कपल फॉर्म करेगा, ये और ये, इसको तो भूल जाइए, तो पहले वाला कंडीशन है, ये और ये पेयर ऑफ फोर्स कपल फॉर्म करेगा। कैसे रोटेट कराना चाहेगा, ये कपल रोटेट कराना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और आपने कैसे रोटेट करके डिस्टर्ब किया था, एंटी क्लॉकवाइज। आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके डिस्टर्ब किया, और ये खुद भी रोटेट करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्दर और डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यानी ऐसे किसी ने शिप डिजाइन किया, जहाज ऐसे बनाया पानी वाला शिप, सोचिए, तो वहां तो सी पे वाटर वेव में ट्रफ और क्रस्ट बनता ही रहता है, तो हल्का से यूं टिल्ट हुआ, क्या थोड़ा सा टिल्ट हुआ, पूरे टिल्ट हो लेते हैं नहीं,
तो ऐसा होता तो नहीं, डिजाइन ऐसा तो नहीं कहता, हल्का सा टिल्ट होता है फिर लौट करके सिर्फ उसी कंडीशन में आ जाता है। तो देखिए अब ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नीचे होता और सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर होता। ये आप चाहेंगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन देगा। अभी वेट mg डाउनवर्ड सेंटर ऑफ मास के थ्रू, फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड सेंटर ऑफ बायंसी के थ्रू, इक्विलिब्रियम तो है ही, बैलेंस कर लिया होगा। अब आपने इसे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो पसंद आए। इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ बायंसी इधर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ बायंसी। अब बताइए फोर्स Fb ऐसे होगा, वेट mg ऐसे होगा। तो ये Fb और ये mg कपल फिर बना रहा है। कैसे रोटेट कराना चाह रहा है ये? क्लॉकवाइज। आपने कैसे डिस्टर्ब किया था? एंटी क्लॉकवाइज। तो लौट के वहीं जाना चाहेगा। नेचर ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? स्टेबल। तो आप कह लेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिए, ये तो तब था जब ये पार्शियली, यदि हम ऐसा कह लें कि ये फुल्ली इमर्स्ड है, यदि फुल्ली इमर्स्ड होगा तो नेचर ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा? न्यूट्रल। कहेंगे क्यों? पहले फुल्ली इमर्स्ड होकर के कोई फ्लोट तभी करता है जब बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो? इक्वल। यानी बॉडी वेट और हटाए गए लिक्विड का वेट क्या हो? इक्वल। तभी ये बैलेंस्ड होगा। तो आप कहेंगे जब यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो इसका जो भी वेट होगा, बॉडी वेट, ये फोर्स ऑफ बायंसी से बैलेंस्ड हो गया होगा। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल क्यों होगा? सोचिए, आप इसे नीचे दबा के या ऊपर उठा के या थोड़ा दाएं बाएं करके छोड़ दें, क्योंकि फुल्ली इमर्स्ड है, तो ना वेट चेंज होगा ना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड चेंज होगा। तो यानी ना वेट चेंज होगा ना फोर्स ऑफ बायंसी चेंज होगा। वो पहले भी बैलेंस था, बाद में भी बैलेंस्ड रहेगा। जहां दबा के उठा के छोड़ देंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम नया बन जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल। जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। अब यदि ये भी कहा जाए साथ साथ, मान लीजिए यदि ऐसा हो गया कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ बायंसी हो, ऐसा भी हो सकता है। बॉडी डिजाइन करें कि जहां पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास आए वहीं पे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आए, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ बायंसी सेम हो जाए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी न्यूट्रल होगा। क्यों? जब दोनों एक ही जगह, तो हल्का सा इधर या उधर टिल्ट करेंगे तो दोनों ही घूम जाएगा। अभी तो सेंटर ऑफ मास किसी और तरफ और सेंटर ऑफ बायंसी किसी और तरफ जा रहा था। जब दोनों एक ही जगह है तो टिल्ट कर देंगे, तो जितना ये टर्न होके जहां पहुंचा होगा उतना ही दूसरा भी टर्न होके वहां पहुंचा होगा।
अभी भी दोनों एक ही जगह होगा। अच्छा, ये जो फ्लोटिंग बॉडी है किसके वो रोटेट करेगा? फ्लोटिंग बॉडी को कहेंगे बांध के लटका के रखा था क्या? तो फ्लोटिंग बॉडी किसके वो रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन दोनों फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ बायंसी सेम है। तो टॉर्क देगा क्या? तो फिर जैसे टिल्ट करके छोड़ देंगे वैसे रह जाएगा, ना फर्दर और टिल्ट करेगा और ना ही अपने ओरिजिनल कंडीशन में लौट कर आना चाहेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये आपको खुद डिसाइड करना है, उसमें ज्यादा ऐसी बात नहीं है। जो शिप डिजाइन किया जाता है, आप देखिए, आपके स्कूल लेवल की बात है, शिप ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका हैवियर पार्ट, जो मास का हैवियर पार्ट है, वो नीचे होता है। यानी शिप का मशीन रूम, जो कार्गो वगैरह जो उसमें के सामान वामान लोड किया जाता है, सब क्या होता है? बॉटम पार्ट पे। ऊपर वाला जो शिप का पार्ट होता है वो लाइटर पार्ट होता है। तो शिप तो बहुत बड़ा सा है, तो डाउन वाला पार्ट जो कि लिक्विड के अंदर है ना, वो बहुत हैवियर होता है, ऊपर वाला पार्ट लाइटर होता है। तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्टेड होगा? नीचे शिफ्टेड होगा। लेकिन जब लिक्विड हटाता है इस तरह से कि सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, और सेंटर ऑफ मास नीचे रहता है। इसलिए हल्का सा टिल्ट भी कर जाए तो लौट करके फिर वहीं आ जाता है। इसके अलावा देखिए, फोर्स ऑफ बायंसी में इफेक्टिव जी की बात होती है। तो शायद मैंने डिस्कस किया था, जैसा ध्यान आ रहा है, और नहीं तो जल्दी से देख लीजिए। नेचर ऑफ फोर्सेस में शायद डिस्कस किया था मैंने। देखिए, आपको याद आ जाएगा अभी, फोर्स ऑफ बायंसी जो अभी देखा वो तो एक बेसिक फॉर्म था। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ये होता है कि बॉडी जब लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड हो, बॉडी जब लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड हो, तो बॉडी लिक्विड को धक्के मार के हटा करके, तू यहां से हट, मैं यहां रहूंगा नहीं, यानी उसके घर में जबरदस्ती घुस जाता है, या कहीं उसके जगह को हथिया लेता है जबरदस्ती। तो मैंने ऐसे याद दिलाया था आपको, शायद याद आ जाए, कि बॉडी जब लिक्विड को हटा करके जोर जबरदस्ती करके जहां लिक्विड होना था वहां बॉडी आ गया, तो लिक्विड वहां से हट तो जाता है, लेकिन कहता है देख भाई, जहां पे तू अब है वहां पे मैं जब था, तो मेरे पे जो जो फोर्स एक्ट कर रहा था, अब वही वही फोर्स तेरे पर भी एक्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मैं कह चुका हूं पहले, याद दिला रहा हूं कि जहां पे बॉडी अब है वहां पे लिक्विड था, तो लिक्विड कहेगा बॉडी तूने मुझे हटाया है,
इसलिए मैं यहां पे जब था जो जो फोर्स मेरे ऊपर एक्ट कर रहा था वही वही फोर्स अब तेरे ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैंने यहां पे सिचुएशन क्या रखा है? सिचुएशन ये रखा है कि ये क्लोज कंटेनर है, उसके इनसाइड बॉडी है और ये लिक्विड है। लिक्विड है नॉन कंडक्टिंग और वो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, वॉल्यूम में पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अब आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि बॉडी पे लिक्विड के कारण फोर्स क्या होगा, बाकी बॉडी का अपना फोर्स तो होगा ही, लाइक बॉडी का वेट वगैरह, वो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि फोर्स ऑफ वाइन से भी ध्यान देना है ना। मैं बॉडी पे लिक्विड के कारण फोर्स क्या होगा? पहली बात तो आप कंटेनर को रेस्ट में एज्यूम करेंगे, मजबूरी है क्योंकि एक्सप्लोरेटेड है आपका, ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में आना है तो रेस्ट में एज्यूम करेंगे। रेस्ट में एज्यूम करेंगे तो आपको जी तो डाउनवर्ड लेना ही था, साथ साथ क्या करेंगे? ए लेंगे, स्यूडो इफेक्ट जी और ए। अब देखिए ऐसा है, मान लीजिए बॉडी का वॉल्यूम, ये जो है बॉडी का वॉल्यूम है V और यहां पे D को हम कहेंगे डेंसिटी या रोडैश चलिए कहते हैं, D तो डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखने की आदत है, रोडैश को कहिएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रोडैश, क्योंकि रो मैंने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को लिख रखा है, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रोडैश डेंसिटी ऑफ लिक्विड और V है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब जरा सोचते हैं कि जहां पे बॉडी था वहां पे लिक्विड होता तो लिक्विड का मास कितना होता? V इंटू रोडैश, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड V है, रोडैश डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो जहां पे बॉडी है वहां पे लिक्विड होता तो लिक्विड का मास कितना होता? V इंटू रोडैश। अब देखिए बॉडी लिक्विड पे कौन कौन से फोर्सेज होते? लिक्विड पे एक फोर्स होता, यहां पे लिक्विड पे एक फोर्स आपका होता है, यहां लिक्विड का वेट क्या? mg डाउनवर्ड, m वही v रोडैश, तो लिक्विड का वेट होता v रोडैश g डाउनवर्ड। अब वही बॉडी पे एक्ट करेगा क्या? v रोडैश g अपवर्ड। ये तो लिक्विड पे होता v रोडैश g डाउनवर्ड, वही अब बॉडी पे होगा v रोडैश g अपवर्ड। ये फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द बॉडी। फिर इसे रेस्ट में एज्यूम करेंगे, स्यूडो फोर्स भी होगा, स्यूडो फोर्स होगा ए के उल्टे डायरेक्शन इधर। अब कहेंगे यहां पे लिक्विड होता तो स्यूडो फोर्स इधर होता v रोडैश a, लेकिन बॉडी पे उसी का इक्वल होगा तो इधर होगा v रोडैश a। यहां पे लिक्विड होता तो स्यूडो फोर्स इसके डायरेक्शन में होता v रोडैश a, वही अब बॉडी पे होगा v रोडैश a। और जहां पे बॉडी है वहां पे लिक्विड होता, लिक्विड तो चार्ज्ड है, तो बताइए यहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता? V, तो उसमें चार्ज कितना होता? V इंटू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स होता क्या? Q इंटू E से V रो E। V रो E होता, पॉजिटिव चार्ज है E के डायरेक्शन में, तो ये तो लिक्विड पे होता, लिक्विड को हटा के आया है तो क्या कहेंगे? बॉडी पे जो फोर्स होगा इसी फोर्स के क्या हो जाएगा? इक्वलेंट ऑपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट इधर फोर्स हो जाता और ये हो जाता V रो E। तो कहने को इस कंडीशन में तीन तीन फोर्स ऑफ बायंसी होगा, V रोडैश G जो है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, फिर है V रोडैश A यानी स्यूडो फोर्स ऑन डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसका इफेक्ट है, और ये V रो E चूंकि ये लिक्विड चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो वो भी उसका ऑपोजिट इफेक्ट है। ये तीनों को जब वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे तब जाके होगा नेट फोर्स ऑफ बायंसी। बाकी बॉडी पे जो फोर्स है वो नहीं लिया अभी मैंने, बॉडी का अपना वेट होगा, बॉडी का भी स्यूडो फोर्स होगा, नहीं होगा? बॉडी का वेट होगा क्या? V dg डाउनवर्ड, बॉडी का स्यूडो फोर्स होगा V d a, ए के डायरेक्शन ये V d a,
और बॉडी पे चार्ज मैंने लिया नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा। यदि बॉडी पे भी चार्ज होता तो बॉडी का भी क्या होता, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता। तो मैंने ये कहा कि मैंने बॉडी के फोर्स को तो दिखाया ही नहीं, मैंने सिर्फ कौन सा फोर्स दिखाया, जो लिक्विड किस पे लगाएगा, बॉडी पे। और बहुत आसान ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान ध्यान रखना है कि जहां पर बॉडी है वहां पे लिक्विड को होना था, तो लिक्विड कहेगा जहां पे तू है वहां पे मुझे होना था। मैं वहां होता तो मेरे पे जो जो फोर्स एक्ट करता वही वही फोर्स सबको चुन चुन के तेरे पे एक्ट करेगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। बाकी का बॉडी का तेरा जो अपना फोर्स है, जो मेरे ना रहने पे भी एक्ट करना था, वो तो एक्ट करेगा ही तेरे पे, वो तो अलग से दिखाएंगे ही। तो इस तरह से आप फोर्स ऑफ आयन से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी ये सब एक्सट्रीम केस है कि इस तरह की सिचुएशन अभी चार्ज लिक्विड वाला फोर्स ऑफ आयन से की नौबत तो आईटी में नहीं आया, लेकिन जो नहीं आया है वो आगे नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों से मुलाकात मेरी आज के बाद होगी ऑन सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, जिसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे। कल कोई एक्टिविटी क्लास के नाम पे नहीं है, टेस्ट की एक्टिविटी है। टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें हाइड्रोस्टैटिक नहीं है और प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। आपका उधर एसएचएम तक है, कंप्लीट मैकेनिक्स